नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं। बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, उन्होंने जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार का जो इकबाल होता है और पुलिस की जो हनक होती है, दोनों का असर नज़र आने लगा है। वो आते-आते उन्होंने सत्ता में कहा कि नो कॉम्प्रोमाइज़ अपराध के मामले में, ज़ीरो टॉलरेंस अपराधी हो तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो बिहार छोड़ दो। और अब जिस तरह से पुलिस लगातार खुला अपना काम कर रही है, जिसको आप कहते हैं कि वो फ्री मोड में एक्शन में है, उससे अपराधियों के बीच में हड़कंप है। और अब उनको लगता है कि ये गाज गिर सकती है और कभी भी टपकाए जा सकते हैं। सिवान और सुल्तानगंज इन दोनों मामलों में या दोनों हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एनकाउंटर कर दिया सुल्तानगंज में तो तुरंत ही 24 घंटे के भीतर और सिवान में भी फौरी एक्शन हुआ। तो उसके बाद से सिग्नल जो है वो जाना शुरू हो गया। सरकारों में सिग्नल की बड़ी अहमियत होती है और सिग्नल जाता है आप जब 2-4 काम इस तरह का करते हैं तो। यानी कि मेरा इंटेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। यह 13 करोड़ की जो आबादी है, इस आबादी को सुख चैन से रहने दीजिए, महिलाओं को, बेटियों को आराम से घूमने दीजिए, उनके भीतर का डर खत्म होने दीजिए, जितने भी लोग हैं, वो अपना-अपना काम अपने तरीके से करें। ये कोई अपराधी, गुंडा, गैंगस्टर, मवाली नहीं चलेगा, कोई माफ़िया नहीं चलेगा और अगर कोई ऐसा उपजता है या है, तो फिर उसको हम निपटाएँगे। और जैसे ये सिग्नल जाता है और सिग्नल से जुड़े हुए कुछ मामले आपको दिखाई पड़ते हैं, तो उसके बाद वो जो बिरादरी होती है, जिसको हम गुंडा, मवाली, बवाली कहते हैं, इन सब का कलेजा बड़ा छोटा होता है। ये बड़े दिल के लोग नहीं होते हैं। लेकिन पता है कि आम लोग हैं, सीधे लोग हैं, सपाट लोग हैं, तो इनको गोली चला दो, छुरी मार दो, लूट लो, बच्चियों को उठा लो। ये सीधे लोग हैं, आम लोग हैं, नहीं बोलते हैं। पुलिस जब मोड़ में आती है कि आम लोगों पर जैसे ही तुम्हारा आतंक होगा, तुम कोई अपराध करोगे, तो फिर तुम नहीं बचोगे। इस चौराहे पर तुमने अपराध किया, अगले चौराहे पर तुम निपट गए, इस दुनिया से उठ गए, तो समझ लो कि उसके बाद से बाकी लोगों के भीतर भी डर बैठता है, रूह काँपती है। और अब संकेत बिहार के भीतर कुछ मिलने लगे हैं, इसलिए मैंने कहा संजय जी आज बात इसी पर होगी। संजय जी ने कहा कि बाकी सब छोड़िए, आज तो हम अपराध पर लगाम लगाने और सरकार का जो नया तेवर है, उसकी चर्चा करेंगे। संजय जी, अब आपके हवाले। देखिए, सम्राट चौधरी जब सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेवारी ली, तो सबसे पहले उन्होंने अपने अधिकारियों को टास्क दिया और खास करके पुलिस अधिकारियों को कि हुँ, आपके तरीका क्या होंगे, कैसे आप तरीके से निपटेंगे, लेकिन हम किसी भी तरह से क्राइम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने ट्रिपल सी की बात कही है, क्राइम, करप्शन और कॉम्युनलिज्म। देखते हैं हुँ, अभी करप्शन वाली कोई ऐसी चीजें तो दिखाई नहीं पड़ रही है। क्राइम में दो घटनाएं जो घटी जिसकी चर्चा आपने की, सिवान और सुल्तानगंज की। वो 38 वर्ष का एग्जीक्यूटिव वो जाता है रामधनी हुँ, यादव और उसको कहीं गोली मार देता है उनके दफ्तर में। सरकार के सामने एक खुली चुनौती थी, लेकिन हुँ, रामधनी यादव को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। एक मैसेज ही हुँ, है, मैसेज दे दिया हुँ, गया। हुँ, हुँ, बिहार में रोड रेज की घटनाएं कम होती हैं, फिर भी वो हुँ, एमएलसी हैं मनोज सिंह, उनके बहनोई और भांजे दोनों एक गाड़ी से जा रहे थे। एक अपराधी की गाड़ी टकरा गई और उसने बजाते गोली निकाली, बंदूक, और उसने मार दी पिस्टल से। हुँ, और उसमें उनके भांजे की मौत हो गई, बहनोई तो अभी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। हुँ, 24 घंटे के अंदर में पुलिस ने हर्ष यादव को पैर में गोली मारी और उनकी गिरफ्तारी हुई। हुँ, ये दो घटनाएं ऐसी हुई जिसमें त्वरित प्रक्रिया हुई। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर कोई हत्या होती है तो 13वीं के पहले उस अपराधी का भी माला पहना दिया चाहिए, उनकी तस्वीर पर भी माला लग जानी चाहिए। हुँ, कल तो उन्होंने कहा है नालंदा में एक सभा को संबोधित करते हुए कि अगर मर्डर होता है तो 48 घंटे काफी हैं ये पता करने के लिए
कारण क्या था मर्डर का और वो हत्यारा कौन है। और अगर पुलिस इसको नहीं खोज पाती है, पुलिस नहीं पता कर पाती है, इंटेलिजेंस फेलियर अगर इतना अधिक होगा, तो फिर हम सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि ये जिम्मेवारी हम किसको। दूसरी चीज सबसे जो इधर दृश्य आ रहा था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप, और 15 साल की बच्चियों के साथ रेप को उन्होंने कहा कि इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को माला नहीं पहनाए, बल्कि उन पर माला चढ़ा दे। माला चढ़ाना का मतलब है कि एक तरह से पुलिस को सिग्नल ही दिया गया, जो आप कह रहे हैं कि एक बता दिया गया। दूसरी चीज, चूंकि आप इसको बेहतर समझते हैं, बिल्कुल अपराधी कमजोर होते हैं, लेकिन उस रोज अपराधियों को प्रोटेक्शन कहां से मिलता है? वो किन छत्र छाया में पनपते हैं और बढ़ते हैं। वो पनपते और बढ़ते हैं राजनीतिक संरक्षण में। सम्राट चौधरी ने तो ये कहा कि किसी भी तरह का अपराधी, चाहे उनको कितना भी बड़ा राजनीतिक संरक्षण क्यों न प्राप्त हो, पुलिस पदाधिकारी, आप इसको समझिए कि आप अपने तरीके से उनके लिए निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। और ये कोई अकेले बंद कमरे में कोई डीजीपी से बात करके या डीजीपी ऑपरेशन से बात नहीं कर रहे थे। बजाते अधिवेशन भवन में सारे जिला के डीएम और पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ एक वर्कशॉप में वो बात कर रहे थे और खुल करके बातें कर रहे थे कि अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस की स्थिति में हैं। जब तक अपराध होगा बिहार में, उन्होंने दो चीजों को कोरिलेट किया। एक कोरिलेट किया कि अगर अपराध होते रहेंगे तो जो लोग भी बाहर के लोग बिहार आएंगे, वो इस परसेप्शन को लेकर जाएंगे कि शायद बिहार में जाएंगे तो हम असुरक्षित महसूस करेंगे, हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। मैं इस परसेप्शन को उनके बीच में, मन मस्तिष्क में डालना चाहता हूं, या बिहार में भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात हमने की है, ये नौकरी और रोजगार तो हम कल कारखानों में ही देंगे, और कोई भी इन्वेस्टर तब तक अपना पूंजी नहीं लगाएगा बिहार में जब तक कि वो पूरी तरह से सुरक्षा गारंटी ना मिले। जी कि नहीं, अब वहां सरकार इतना सख्त है कि अब अपराधी सर भी नहीं उठा रहे। नहीं तो एक इंडस्ट्री का 2-3 सवाल है, और ये आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता के बाद वो बिहार की कमान संभालते हैं। जाहिर है कि आपको नीतीश कुमार के आसपास कहीं दिखना तो पड़ेगा। तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि जो सबसे आसान है कि लोगों के बीच में आप सरकार का भरोसा पैदा करो कि आप सबसे पहले सुरक्षित हैं, आपके साथ कोई भी धोखा-धांधली नहीं हो सकती है, कोई भी आदमी गिरबान नहीं पकड़ सकता है, किसी को भी अपने सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, और ये सरकार उसकी गारंटी लेती है। ये आपने कह दिया, 2-4 मामले हो गए, 5-7 मामले हो गए। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि सिस्टम आपका जो है वैसा होना चाहिए कि इस तरह के मामले जब भी पैदा होते हों, आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन और अल्टीमेटली परसेप्शन पुलिसिंग की और गवर्नमेंट की, ये एक सा रहे, इसकी खातिर ये है कि आपको यह एक सिस्टम में डालना पड़ेगा। इक्का-दुक्का मामलों को निपटाने या 2-4 बयान दे देने से यह नहीं बनता है। जी बिल्कुल। देखिए, इन चीजों को समझने के लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, और इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं 2005 के कालखंड से। वो 2005 से 10 का जो कालखंड था जी, 10 का जो कालखंड था, नीतीश कुमार ने 2 निर्णय लिए। एक उन्होंने निर्णय लिया, पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कीजिए और स्पीडी ट्रायल कीजिए। स्पीडी ट्रायल की शुरुआत हो गई उस समय, और बिहार में उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए। हाँ। हालांकि बाद में थोड़ा फंड के अभाव में फास्ट ट्रैक कोर्ट उतना फंक्शनल नहीं रहा, फिर ये कह रहे हैं कि फिर हम शुरू करेंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से तुरंत उनको कन्विक्टेड किया जाने लगा, कन्विक्शन रेट काफी बढ़ गया। अब अपराधियों में ये बात की खौफ हो गई कि हम क्राइम करेंगे, पकड़े जाएंगे, तुरंत हमारा स्पीडी ट्रायल होगा और कन्विक्शन तुरंत हो जाएगा। अभी
मैं मानता हूं कि 3 पार्ट होते हैं किसी भी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। एक तो बेटर पुलिसिंग, जिस पर अभी मैं आ रहा हूं कि कैसे बेटर पुलिसिंग होगी। दूसरा है जस्टिस सिस्टम, जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि अगर उनको कन्विक्शन नहीं हुआ, एविडेंस के अभाव में छूट गए, कोर्ट के लूपहोल का फायदा उठाते रहे, तब भी अपराधी को सरकार चाह करके भी नहीं रोक पाएगी। और तीसरा होता है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ताना बाना। अगर समाज, कहते हैं ना कि कुएं में ही भांग अगर घुल गई, समाज में ही अपराधियों को संरक्षण देने का, या आप उस कालखंड को भी आप जिए होंगे बिहार के उस धरती पर, जब आप देखते होंगे कि हर जाति में जो इस तरह के अपराधी तत्व होते थे, उनको वो लोग रॉबिन हुड की तरह मानने लगते थे, मानते थे कि वो मेरा नायक है। और वहां से उनकी शुरुआत हुई थी कि पहले अपराधी बनेंगे और अपराधी से फिर वो नेता बनेंगे। वो अपराधी पहले किसी और के लिए बूथ लूटते थे, बाद में कहे कि नहीं। इसीलिए कहा जाता था कि पहले अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ और फिर राजनीति का अपराधीकरण हो गया। तो इस तरह की जो स्थितियां थी, सम्राट चौधरी ने इस पर कहा पहले पुलिस को, सरकार के क्षेत्राधिकार जो है, सरकार की जो जिम्मेवारी है, उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस को कहा कि आपको मैं इस तरह के लिए अधिकृत कर देता हूं, कैसे स्ट्रॉन्ग विजिबल पुलिसिंग आप करेंगे, ये आपका पार्ट है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आपका जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस किस तरह से आपको इनपुट देगा, जिसके आधार पर आप कार्रवाई करेंगे, आप उसको देख लीजिए। उन्होंने कहा कि फास्टर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। मैंने एक उदाहरण 48 घंटे का मर्डर का दिया, कहा कि आप अगर इतना स्लो करते रहिएगा कि चार्जशीट देने में ही इतना समय लगा दीजिएगा कि वो डायरी मांगते रहे, आप चार्जशीट में विलंब किए हुए हैं, और उसका फायदा उठा करके वो जेल से बाहर आ जाए, और फिर तो आपको कैसे टेम्पर करेगा, कैसे आपके केस को लटकाएगा भटकाएगा, सब कुछ समझ सकते हैं। संजय, फिर मेरा एक सवाल आता है, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि जो अपराधी हैं, इन अपराधियों को किसने पाला है, किसने पोसा है, किसकी छत्र छाया में ये रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो राजनेताओं के साए में अगर अपराधी हैं और अपराधियों ने उनका मंसूबा इतना बड़ा हुआ है कि कहीं कुछ भी कर देते हैं, सरकार ने कहा कि एक्शन लो। तो पहले तो राजनेता और अपराधी, इन दोनों के बीच का नेक्सस टूटेगा, ये टूटना जरूरी है। दूसरा कि वैसे राजनेता जो खुद अपराधी हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन कैसे लेंगे? वो हर तरह हर पार्टी के भीतर पड़े हुए हैं। तो अपराधियों का नेताओं के साथ संबंध, नेताओं का खुद अपराधी होना, और तीसरा ये है कि बेटर पुलिसिंग जिसकी बात करते हैं। भारत में सबसे खराब जो पुलिसिंग है, यानी कि मैन पावर, पहला काम मैन पावर आपके पास कम है। दूसरा ट्रेनिंग है। तीसरा है इन्वेस्टिगेशन, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन आपका नहीं होगा। मैन पावर आपके पास नहीं है, तो आपके पास केसेस ज़्यादा हैं, तो लाज़मी है कि आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे। ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होगा। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आपके ऊपर दबाव रहता है सरकार का या मुख्यमंत्री का कि तुमको तो किसी न किसी तरीके से निपटाना है, तो कभी-कभी बेकसूर आदमी को निपटा लेते हैं और बेकसूर जो है वो सूली पर चढ़ जाता है। ये खतरा भी इस तरह की व्यवस्था में रहती है कि आपने सिर्फ़ आदेश के ज़रिए काम करना शुरू कर दिया, जो ज़रूरी बंदोबस्त हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। यह बिहार की पुलिस की जो आवश्यकता है कि आपका थाना, थानों की गाड़ियाँ, आपके हथियार, मैन पावर, ट्रेनिंग, इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस, ये स्मूथ नहीं होगा, तब तक सिर्फ़ दबाव में बहुत सारी गलतियाँ होती रहेंगी, और एनकाउंटर तो बहुत आसान है, कभी भी हो सकता है। नहीं, इसमें सर ठीक है, थोड़ा पुलिस पब्लिक रेशियो कम है। आप 13 करोड़ की बात करते हैं, मैं तो 14 करोड़ की बात करता हूं कि बिहार की आबादी अभी 14 करोड़ है। और कई, चूंकि मेरे मित्र मॉडर्नाइजेशन में रहे हैं, तो अब थाने के भवन बन गए हैं बिहार में। थाने में इक्विपमेंट्स, वेल इक्विप्ड है थाना। आप जाएंगे थाने में, आपको अब तो माने ऑन एयर एफआईआर लॉन्च होता है, ऑन एयर, चूंकि हाँ ऑनलाइन जिसको आप कहते हैं, ऑनलाइन आपको थाने में जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। वहां जितने भी एक्शन होता है, जी एक्शन होता है, एक्शन होता है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि
कई मेरे साथी हैं जो संयोग से वो एडीजी, आईजी मॉडर्नाइजेशन में वो रहे हैं, तो उनसे मेरी बात होती है कि भाई जो सवाल आपके मन में है वो सवाल मेरे मन में भी होते हैं, मैं पूछता भी हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा पुलिस पब्लिक रेशियो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं गए हैं। सारी चीजें डिजिटल हुई है। आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं और जितने भी फॉरेंसिक लैब हैं उसको भी इक्विप किया गया है बिहार में, लेकिन करते नहीं है, इच्छा शक्ति मर गई है। तो मैं पूछता था कि अच्छा कारण क्या है? कहा कि जब इतने ही फोर्स अगर हैं, आप वेल इक्विप्ड हैं, आप कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है, सरकार उसके लिए पैसा भी मुहैया कराई है, वो जो जीप जो देखते थे ठेलने वाली जीप, उससे बिहार निकल गया है। अब थानों के पास नई नई गाड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की खरीद हुई है और सारे विभाग को गाड़ी दी गई है, सारे थानों को गाड़ियां दी गई। फिर मैंने पूछा कि तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो उन्होंने कारण जो बताया वो कारण मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक कारण उन्होंने बताया मल्टीटास्किंग। कहा कि पुलिस को किस लिए आपने अपॉइंट किया है? क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। मेन फोकस तो उसको वही होना चाहिए। आपने उसको लगा दिया बालू की तस्करी रोकने में, शराब की तस्करी रोकने में। अब वहां से उनका एक स्मगलर के साथ एक गठजोड़ पैदा होता है। अब वो अपना समय क्राइम कंट्रोल में न दे करके वो बालू और शराब की तस्करी में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, जबकि आपने उसके लिए अलग टास्क फोर्स बना रखा है। फिर इसी पुलिस फोर्स से आपने उसको क्यों दे दिया अलग दूसरा टास्क? तो एक तो उन्होंने कहा कि मल्टीटास्किंग की वजह से पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाती है। एक जो दूसरी बात मोराल की बात हमने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, तो अगर पॉलिटिकल पोस्टिंग जब तक होते रहेगी, आप बेहतर समझ रहे होंगे पॉलिटिकल पोस्टिंग क्या है। तो पॉलिटिकल पोस्टिंग की जगह पर अगर कॉम्पिटेंट पुलिस पदाधिकारियों को फील्ड में रखा जाएगा, चाहे वो जिला हो, चाहे डीएसपी के लेवल पर सब डिवीजन हो, और फिर चूंकि एसपी ही थानेदार नियुक्त करते हैं, तो जब कॉम्पिटेंट सुपरिटेंडेंट होंगे, स्वाभाविक रूप से बट नेचुरल है कि थानेदार जो हैं वो कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। उसकी जगह पर पॉलिटिकल पोस्टिंग होगी तो फिर आपको वो नहीं आएगा रिजल्ट जिस रिजल्ट की आप अपेक्षा करते हैं। कॉम्पिटेंट पुलिस पदाधिकारियों को जहां पर फिर वहीं जाके चीजें रुक जाती हैं। जो सवाल आपने पूछा कि जो पॉलिटिकल पैट्रोनाइजेशन मिलने लगता है, राजनीतिक संरक्षण जो मिलने लगता है, जिसकी वजह से अपराधियों का भी मनोबल बढ़ता है और पुलिस पदाधिकारियों का भी मोरल डाउन हो जाता है कि भाई हम इस माहौल में क्या करें। इसीलिए जो एक शब्द इस्तेमाल किए हैं, हालांकि जो एक्स डीजीपी हैं अभयानंद जी कहते हैं कि खुली छूट जैसी कोई बात सरकार क्या दे सकती है, सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में पुलिस को भी अपना राइट पता है और इन नेताओं को भी अपने अधिकार पता है। खुली छूट जैसी चीज नहीं है, वो तो कानून के अंदर में ही आप कोई निर्णय ले सकते हैं। जिसके बारे में आपने कहा कि भाई कोई दिखाने के लिए कि जल्दी से हम कोई एकदम हम कितने बड़े दहशत पैदा कर दिए समाज में, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी हत्या हो जाती है, निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जब पुलिस कंटिन्यूटी में काम करेगी तभी आप अपराध से निजात दिलाएंगे। तो अगर एक चीज केवल पुलिस कर दे, जो दो चीजें उन्होंने बताया कि मल्टीटास्किंग पुलिस को दे दी जाती है और प्रोफेशनल पुलिसिंग न करा करके उनसे पॉलिटिकल पोस्टिंग करके जब पुलिसिंग कराई जाती है तो फिर वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। सरकार केवल ये तय कर दे कि किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण इन अपराधियों को नहीं मिलेगा और किसी तरह की पॉलिटिकल पोस्टिंग खास करके फील्ड में उन अधिकारियों का नहीं होगा जिन्होंने अपने को परफॉर्म नहीं किया है, साबित नहीं किया है। उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो बहुत हद तक ठीक है, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में परिणाम आने लगेगा। और क्या लगता है कि जब सूबे के मुखिया अगर इस बात को बोलेंगे कि हम अपराध पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो 15 साल से नीचे की बच्चियों के साथ जो नरभक्षी रेप कर रहा है उसको बहुत हद तक कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो घर परिवार में भी उसी तरह का वो स्वरूप दिखाएगा
वैसे लोगों के साथ त्वरित कार्रवाई करके निपटने की जरूरत है। बहुत उनको खुला छोड़ने की जरूरत नहीं है और उनके लिए एविडेंस जुटाने की जरूरत नहीं है। सरकार का इशारा साफ है। और फिर उन्होंने कहा कि खास करके महिलाओं को डरने की जरूरत बिहार में नहीं है। इसीलिए वो जो स्कूटी दीदियां बहाल की गई हैं कि हर स्कूल, हर कॉलेज के नजदीक वो स्कूटी पर 2 पुलिस महिला रहेगी और वो रह करके उनको देखेगी कि हाँ, वो स्कूल की बच्चियों को कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, कोई असुरक्षित तो नहीं है। कल तो नालंदा में उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को ये करता हूं और पुलिस बलों को ताकीद करता कि अगर कोई महिला शाम तक घर ठीक से सुरक्षित नहीं पहुंचती है, रास्ते में उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, ये जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में तो वक्त लगेगा, लेकिन अगर इस तरह की बात सूबे के मुखिया कर रहे हैं, कह रहे हैं, और एक इससे एक हाँ, क्या तो उससे होता है लोगों के बीच में भरोसा पैदा होता है और यह जो आम आदमी की सुरक्षा है, वो सरकार की प्राथमिकता है और ये पुलिस के लिए बहुत आसान काम है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उस क्राइम के खिलाफ लड़ना एक अलग मामला है, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी तय करना उसके लिए बहुत आसान है। लेकिन नीतीश कुमार जब आए बिहार में, लालू प्रसाद यादव का जो राज था, एक अराजक की स्थिति थी बिहार के भीतर और नीतीश कुमार आए तो उम्मीदें थीं। उन्होंने संजय जी ने कहा कि उन्होंने तुरंत 3 काम किया कि आप रोड पे काम किया उन्होंने, बेटर पुलिसिंग पे काम किया और स्पीडी ट्रायल पे काम किया। इससे नीतीश कुमार की इमेज अचानक चमकी। 2005 और 2010 हमेशा नीतीश कुमार के पूरे 20 साल कार्यकाल में सबसे चमकदार साल माने जाएँगे, पहला कार्यकाल। लेकिन उसके बाद के 15 साल में कई चीज़ें बिहार में बीमारी के तौर पर आईं। उसमें शराब माफिया है, उसमें बालू माफिया है और कई दूसरे तरह के अपराध भी हैं, जैसे गोपाल खेमका को पटना राजधानी के भीतर मार दिया गया। तो उस तरह के अगर कारोबारियों को मारा जाता है, तो बाकी कारोबारियों के भीतर भी भय पैदा होता है। एयरपोर्ट पे एक कारोबारी उतरता है दूसरे राज्य का और उसको उठा करके आप कहीं और लेके चले जाते हैं, उसका अपहरण हो जाता है। तो इससे बिहार की इमेज और बिहार में आने वाले लोगों की उम्मीद दोनों टूटती हैं। अब ये स्थिति मिली हुई है सम्राट चौधरी के पास। सम्राट चौधरी अगर इसको अचानक से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री वो अपनी स्थिति कुछ तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन बिहार के लोगों के भीतर भी सरकार को लेकर के जो उम्मीद रही है, वो कुछ हद तक पूरी होती हुई आगे बढ़ेगी क्योंकि ये इस मकसद से लोगों ने नहीं चुना है। लेकिन इस मकसद से चुना है ये पहली शर्त है, कि आप मेरी सुरक्षा की गारंटी रखें। लेकिन जो सबसे ज़रूरी शर्त है, वो है रोज़गार की, वो अलग मामला है। आज हम लोग कानून व्यवस्था के मामले पर बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल संजय जी है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने आते ही जिस तरीके से वो अभिषेक शर्मा टाइप बैटिंग शुरू की है 2020 में, तर, 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 उससे सिग्नल भी अच्छा जाता है, लोगों के बीच में राय भी सरकार को लेकर के बेहतर बन रही है और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़े उसकी राह में जो रोड़े अड़चन हैं या जो डर है, वो उसका भी ये रास्ता निष्कंटक होता है। क्या क्या आधार बनते हैं? ये तात्कालिक है या फिर आपको लगता है कि नहीं ये लंबा चलेगा? नहीं, ये लंबा चलेगा क्योंकि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार इनको देना है, तो हुँ, पहले तो सुरक्षित वातावरण बनाना होगा और हुँ, सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए पहले तो 1-2 घटनाक्रमों के माध्यम से मैसेज दिया जाता है। मैं हुँ, बार-बार कहता हूँ कि इनकाउंटर शॉर्ट टर्म फियर है, हुँ, ये कोई हुँ, लंबा फियर नहीं है। हाँ, तुरंत क्षणिक तो एक भय बना ही देता है कि अगर हुँ, हम हुँ, अपराध करेंगे और अपराध करके हम सोचेंगे कि कानून का सहारा लेकर के या पॉलिटिकल पैट्रोनाइजेशन लेके हम बच जाएँगे, तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। तो एक सिग्नल दे दिया जाता है कि आप संभल जाइए, हुँ, आपके लिए हुँ, अब कोई जगह नहीं है। तो हुँ, बिहार में एक वातावरण ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, हुँ, जिससे रोजगार की संभावनाएँ पैदा हो। निवेशक बिहार आए। मैं एक घटना बता रहा हूँ आपको, क्यों ऐसा मैसेज दे रहे हैं। पटना हुँ, मौर्या होटल में हुँ, निवेशकों की बैठक चल रही थी और दानापुर में 200 राउंड गोलियां चली हुँ, आमने सामने। अब हुँ, ये गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज इस सोशल मीडिया के युग में वो निवेशक तो पहुंच ही गए जो मौर्या में बैठे हुए थे। अगले दिन वो सुबह उठे और वो हुँ, सारे निवेशक कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। हुँ, एमओयू साइन ऐसे ही रह गया। तो अगर बिहार में एक परसेप्शन बन जाता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है। अब कल की घटना एक मैं उदाहरण बताता हूँ। हुँ, वैशाली की घटना है। हुँ, वैशाली की घटना में एक अपराधी जिसके पीछे पुलिस भाग रही थी, नहीं भाग रही थी,
लेकिन हाँ, ईमानदारी पूर्वक तो अगर लगती तो शायद वो पकड़ा जाता, लेकिन वो पकड़ से बाहर आ रहा था, उस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया था। कल उसके घर की तरफ बुलडोजर मोड़ दिया गया और जैसे ही उसके आलीशान मकान के सामने बुलडोजर पहुंचा, वो अपराधी भीगी बिल्ली की तरह आ करके गिड़गिड़ाने लगा कैमरा के सामने पुलिस पदाधिकारियों से, मैं ही वो व्यक्ति हूं, आप मेरे मकान को छोड़ दीजिए, आप हमें गिरफ्तार करके जहां मुझे ले चलनी है ले चलिए। जो अपराधी कल तक पुलिस को धौंस दे रहा था, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहा था, वो जैसे ही उसको लगा कि अब सूबे का मुख्यमंत्री निर्णय लेने की स्थिति में है, ये पूरे मकान चाहे वो जिस तरह की कमाई से मैंने बनाया है इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। जो आपने आज क्वेश्चन लगाया कि क्या योगी मॉडल चलेगा, मॉडल कोई चीजें नहीं होती हैं, कोई चीजें एक्सपेरिमेंट की जाती है और उस एक्सपेरिमेंट से अगर रिजल्ट आने लगते हैं तो हम लोग उसको एक मॉडल मानते हैं कि हाँ ये मॉडल कामयाब हुआ। तो वो वैशाली में कैसे वो अपराधी आकर के खड़ा हो गया उस जेसीबी के सामने, जिसको हम लोग बुलडोजर कहते हैं, और आकर के कहा कि मेरा मकान छोड़िए। सम्राट चौधरी जी ने इसकी बात भी की कि कोई भी अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, उसकी जो रीढ़ होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, वो होता है गलत तरीके से कमाया हुआ धन का संरक्षण। अगर उस धन को अगर हम तोड़ देंगे, उसकी कमर को अगर तोड़ देंगे, अपराधी तो खुद ब खुद मेरे सामने सरेंडर कर जाएगा, क्योंकि अपराध कर ही रहा है वो गलत तरीके से धन अर्जित करने के लिए। तो अगर हम आर्थिक तौर पर उसकी कमर तोड़ेंगे, पुलिस को इस बात के लिए हम कहेंगे कि आप अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसको टैकल कीजिए कि कैसे आप अपराधियों तक आपका ये पहुंच सकता है, और फिर गिरफ्तारी के बाद सारे सबूत विदिन ए टाइम फ्रेम बिना डिले किए हुए आप दीजिए कोर्ट को, ताकि तुरंत स्पीडी ट्रायल करके और उनको कन्विक्ट किया जा सके, और कन्विक्शन रेट हम पीपुल के सामने ला देंगे कि देखिए मेरा कन्विक्शन रेट क्या है। मैं समझता हूं कि एक संकेत है जिसमें हम लोग ने 2-3-4 घटनाओं का, ये 2-3 दिन की घटनाओं का बिहार का जिक्र किया कि अपराधियों का मैसेज जाना शुरू हो गया है। लोगों के बीच में सुरक्षा भाव का एक इकोसिस्टम होता है और ये सिस्टम क्रिएट करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन के ऊपर होती है, पुलिस खास करके। और जब भी आपको पुलिस को पुलिस के अधिकार देते हैं और अपना आप इंटेंट दिखाते हैं कि हम चाहते हैं कि आप अपना काम ठीक करें और कोई भी आदमी जो कानून को हाथ में ले रहा है उसके साथ आप सख्ती से पेश आएं। स्पीडी ट्रायल का होना, इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर होना और ये इंसाफ तक पहुँचाना। यह जो संजय जी कह रहे हैं कि जैसे ही तुम भाग रहे हो, तो तुम्हारे घर के सामने हम बुलडोज़र खड़ा कर देंगे, कोर्ट से आदेश लेकर के कुर्की जब्ती कर देंगे, तुमको आकर के सरेंडर करना पड़ेगा। तुम किसी भी कीमत पर यहाँ मार करके और कहीं और भाग करके रहोगे और तुम फिर अपना गैंग चलाते रहोगे, ये स्थितियाँ पैदा नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपराध किया है, तो तुमको घुटनों के बल हम बिहार के भीतर ला करके बुलाएँगे और जेल के भीतर तुमको डालेंगे। तो अपराधी के भीतर अगर भय पैदा हो जाता है, तो एक भयमुक्त समाज ऐसे ही बनना शुरू हो जाता है। तो अभी सम्राट चौधरी ने जिस जो शुरुआत की है और 2-3 उदाहरण संजय जी ने हमारे आपके सामने रखे हैं और इस भरोसे के साथ कि यह जो व्यवस्था है और यह माहौल और सरकार का यह तेवर, यह सब कुछ बना रहेगा, तो ज़ाहिर है कि जो हुकूमत होती है, उसका इक़बाल ऐसे ही बुलंद होता है लोगों के बीच में और ये रहेगा। कल कुछ आंकड़े हम दोनों के साथ रहेंगे, उन आंकड़ों के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी चर्चा में जब भी आप शरीक हों, शामिल हों, तो आपको लगे कि जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं और पिछले जो संदर्भ हैं या पिछले जो मामले हैं, उनकी बिना पर अभी जो चर्चा हो रही है, वो किसी तरफ आपको ले जा रही है और आपके भीतर कोई राय तैयार करने की गुंजाइश पैदा कर रही है। तो हम दोनों से मुलाकात आपकी कल फिर होती है, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।